दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में प्रस्तुत है एनसीईआरटी आधारित सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के साथ साथ अन्य राज्य सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस अध्याय में हम प्रकाश अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4। दोस्तों आज का जो सेट है इसका पहला प्रश्न है कि रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं, केवल द्रवों के, केवल प्रिज्मों के, केवल हीरों के या सभी पारदर्शी माध्यम के। तो दोस्तों रमन प्रभाव आप जानते हैं कि रमन प्रभाव जो है ये भारत के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और जीव वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर इसका नाम रमन प्रभाव पड़ा है। और रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार जाती हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों जब एकल तरंगदैर्घ्य या सिंगल वेवलेंथ वाली प्रकाश किरणें अथवा एक वर्णी प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग होता है और उसका कुछ भाग मूल तरंगदैर्घ्य से भिन्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ये परिघटना रमन प्रभाव कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो सही उत्तर नियान। दोस्तों गैस विसर्जन नलिकाएं अथवा जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब फॉर लैंप होता है ये कृत्रिम प्रकाश के स्रोत होते हैं जो किसी आयनीकृत गैस में विद्युत विसर्जन के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और दोस्तों इन नलिकाओं में सामान्य रूप से कई प्रकार की नोबेल गैसें जैसे आर्गन, नियान, क्रिप्टान, जिनान और इनका मिश्रण भरा जाता है। तो याद रखिएगा प्रकाश सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में नियान गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि के पुनरुत्पादन या रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है आपके क्वार्ट्ज क्रिस्टल, टाइटेनियम नीडल, लेजर बीम या फिर बेरियम टाइटेनिक सिरेमिक। तो सही उत्तर है सीडी में दोस्तों ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क ये धातु और प्लास्टिक से निर्मित एक वृत्ताकार पतली डिस्क होती है जिसका प्रयोग ध्वनियों और दृश्यों को डिजिटल रूप में संग्रह करने के लिए किया जाता है। और सीडी प्लेयर वह यंत्र है जिसमें सीडी की चमकदार सतह पर लेजर बीम डालकर उसमें संग्रहित सूचना का पुनरुत्पादन किया जाता है अथवा उसमें नई सूचना का संग्रह किया जाता है। तो याद रखिएगा ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी में लेजर बीम प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब एक सीडी यानी ऑडियो वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में रखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या किस रूप में की जाती है? दोस्तों सीडी जब धूप में रखी जाती है या सूर्य के प्रकाश में तो इंद्रधनुष के रंग के समान इसमें कई रंग दिखाई पड़ते हैं। ये परावर्तन और विवर्तन की परिघटना के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। दोस्तों देखिए लेजर बीम के प्रयोग से सूचना संग्रहण के कारण सीडी पर अत्यंत सूक्ष्म सर्पिलाकार संरचनाएं बन जाती हैं और सीडी पर प्रकाश पड़ने पर ये संरचनाएं विवर्तन जाली का कार्य करती हैं जो प्रकाश की कुछ किरणों को उनके मार्ग से विचलित कर देती है और कुछ किरणें चमकदार सतह से परावर्तित होती हैं। उन दोनों कारणों के प्रकाश ये जो दोनों कारण है प्रकाश का परावर्तन और विवर्तन, इसके कारण प्रकाश भिन्न रंग की किरणों में विभाजित होकर इंद्रधनुष के समान दिखाई देने लगता है। तो याद रखिएगा सीडी को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो इसकी सतह पर सूर्य के या इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ने लगते हैं। ये परावर्तन और विवर्तन दोनों की घटनाओं के आधार पर होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप जानते हैं ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोस्तों प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर ये कांच, सिलिका अथवा प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली, पारदर्शी, लचीली और खोखली नलिकाएं होती हैं और इनके माध्यम से प्रकाश सिग्नल की तीव्रता में क्षय हुए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। प्रकाश तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण के किस तरंगदैर्घ्य प्रकाश में से किस परास में दिखाई देता है? आपको बताना है कि जो सौर विकिरण है किस तरंगदैर्घ्य प्रकाश में से किस परास में दिखाई देता है, यानी रेंज क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 400 से 700 जो नैनोमीटर, ये है 400 से 700 नैनोमीटर जो परास है, या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। दोस्तों ये जो परास है ये जो है सौर विकिरण इसी विकिरण में या इसी परास में दिखाई देता है। सौर विकिरण को परावैंगनी विकिरण से दृश्य परास ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर और अवरक्त विकिरण 700 नैनोमीटर से 10⁻⁶ नैनोमीटर में विभाजित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सौर विकिरण 400 से 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य प्रकाश में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तंतु प्रकाशिकी संचार में किस रूप में प्रवाहित होता है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि फाइबर ऑप्टिक्स या प्रकाश तंतु जो आपने पढ़ा है दोस्तों, इसमें संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कि तंतु प्रकाश की संचार में जो संकेत होते हैं वो प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होते हैं, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स एक संचार की प्रणाली है जिसके अंतर्गत सूचनाओं को प्रकाश किरणों के रूप में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होगी? आपको बताना है। ऑप्शन है कांच, निर्वात, जल या वायु। तो सही उत्तर कांच हो जाएगा। दोस्तों जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती हैं और इसे प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन कहा जाता है, और उस माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित की क्षमता उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, और माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होता है प्रकाश की गति उतनी ही अधिक होती है। देखिए निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, वायु का 1.0003, जल का 1.3 और कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है, इसलिए कांच में प्रकाश की गति जो है धीमी होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिए आसान भी है और कंफ्यूजिंग भी है। किसी प्रकाश का रंग जो है उसका निर्धारण उसके तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो कुल मिलाकर प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृग मरीचिका का कारण क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सही उत्तर मृग मरीचिका का कारण आप जानते भी होंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों मृग मरीचिका जिसको मिरेज कहा जाता है एक प्रकार का प्राकृतिक दृष्टिभ्रम है जिसमें व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुओं के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। गर्मी के मौसम में सड़क या रेगिस्तान की रेत अत्यंत गर्म हो जाती है जिसके कारण इसके पास की वायु भी गर्म हो जाती है। इसका असर ये होता है कि वायु की ऊपरी परतों का घनत्व निचली परतों की अपेक्षा अधिक हो जाता है, और जब प्रकाश की किरण इन परतों से होकर गुजरती है तो अपवर्तित किरणें अभिलंब से दूर हट जाती हैं और ये किरणें परावर्तित होकर ऊपर की ओर उठने लगती हैं।
ऊपरी परतों में घनत्व अधिक होने के कारण ये किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, जो पृथ्वी के नीचे से आती हुई प्रतीत होती हैं, और इसी कारण पेड़ या वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम या जलवाष्प। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, धूल कण। दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाली गैसों के अणुओं और धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन होता है, और वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? देखिए, हरा, पीला, नीला या लाल। तो सही उत्तर है लाल रंग। देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। इसको समझते हैं दोस्तों। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है 7.5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, और इसलिए लाल रंग सर्वाधिक दूरी से दिखाई देता है। इसके विपरीत बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम 4 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। बैगनी रंग की दृश्यता सबसे कम होती है। याद रखिएगा दोस्तों, जिस प्रकाश की या जिस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है उसमें ऊर्जा की मात्रा कम होती है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। देखिए, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, या रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, और निर्वात में प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, या 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि ध्वनि की चाल निर्वात में जो है दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकंड ही होती है, और प्रकाश की चाल हमेशा ध्वनि की चाल से अधिक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है किसके समान? देखिए, तरंग के समान, कण के समान, तरंग और कण दोनों के समान, या अंशतः तरंग और अंशतः कण के समान। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है, अंशतः तरंग और अंशतः कण के समान। दोस्तों, प्रकाश विकिरण तरंग और कण की दोहरी प्रकृति को प्रदर्शित करता है, और प्रकाश के कुछ गुण जैसे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, अपवर्तन, परावर्तन, ये गुण प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, जबकि ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन, ये गुण प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो है ये अंशतः तरंग और अंशतः कण के समान होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संपादित होती है? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में आप जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तन होता है। प्रकाश संश्लेषण हरी वनस्पतियों और कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा संपन्न की जाने वाली एक जैविक परिघटना है, जिसमें सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, और इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ में पौधों के हरे भाग में पाया जाने वाला क्लोरोफिल भी इसमें महत्वपूर्ण रूप से सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि एक तरासा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देगा, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, एक तरासा हुआ हीरा अपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकीला दिखाई देता है। हीरे का अपवर्तनांक उच्च होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि जब कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर से गुजरती है तो बाहर निकलने से पहले अनेक बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और यही टोटल इंटरनल जो है दोस्तों टोटल जो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, इसी कारण जिसको कि TIR कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके कारण तरासा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने पर आंखों को अत्यधिक क्षति पहुंचती है, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है, टोटल सोलर एक्लिप्स जब होता है, तो इसका कारण ये है कि अवरक्त प्रकाश के कारण। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया का चरण है। कुछ समय के लिए चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है और अंधकार छा जाता है,
और इस समय सूर्य की ओर देखने से आंखों को कोई क्षति नहीं पहुंचती, लेकिन इस दौरान अधिक प्रकाश अवशोषित करने के लिए आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा सूर्य के सामने से हटता है तो आंखों में सूर्य से आने वाले अवरक्त प्रकाश की अधिक मात्रा अवशोषित हो जाती है, जिससे आंखों को अत्यधिक क्षति या एक्लिप्स ब्लाइंडनेस, रेटिनल बर्न्स, ये सब घटनाएं हो सकती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनंत प्रतिबिंब बनते हैं दोस्तों जब दो समानांतर दर्पणों के बीच, दो समानांतर दर्पण है और इनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो इसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? और ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, आसान भी है। दोस्तों, किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई के आधा होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष का जो रंगों का क्रम है आप जानते हैं, विबग्योर से प्रदर्शित होता है, जिसमें बैगनी, देखिए अगर जो इस तरह से देखें तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये जो है इंद्रधनुष के रंगों का क्रम होता है। 7 रंग होते हैं तो 3 रंग के बाद जो रंग आएगा 3 इधर 3 इधर, और बीच में जो रंग आएगा वो हरा रंग होता है। बैनी आ ह पी नाला, बैगनी, नीला, हरा, हरा, पीला, लाल और पीला, नारंगी और लाल। तो इस तरह से आप देखिए तो जो हरा रंग है ये इंद्रधनुष के रंगों के बीच में आता है। प्रकाश जो वर्णक्रम है, स्पेक्ट्रम है दोस्तों, इसमें लाल, नारंगी, पीला के बाद हरा आएगा, फिर नीला, जामुनी और बैगनी। तो इंद्रधनुष के बीच में ग्रीन कलर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा हो जाएगा? ऑप्शन है बैगनी, लाल, पीला या सफ़ेद। तो सही उत्तर ऑप्शन डी सफ़ेद हो जाएगा। दोस्तों, लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ने से श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। और आप जानते हैं कि प्रकाश में 3 मूल या प्राइमरी कलर होते हैं, लाल, हरा और नीला, और इसको मिलाने से द्वितीयक रंग या सेकेंडरी कलर जैसे पीला, मैजेंटा, इनका निर्माण होता है। लेकिन तीनों प्राथमिक रंगों को मिला दिया जाए तो वो प्रकाश का कलर सफ़ेद प्रकाश हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो ऑप्शन है पश्चिम में, दक्षिण में, पूरब में या दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों देखिए, दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। दोपहर के 12 बजे सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता और हमें इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? कथन देखिए, मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है, ये आपका सही है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गहरे रंग के कपड़ों की तुलना में अच्छे माने जाते हैं, सही है। और एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक और गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये गलत है। ऑप्शन डी आपका गलत उत्तर है, क्योंकि डॉक्टरों द्वारा रोगी के कान, नाक और गले की जांच के लिए हेड मिरर का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका जो है दोस्तों ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है कैसे? तो अवतल लेंस प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। मायोपिया या नियर साइटनेस जो होता है, ये इससे प्रभावित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर सामान्यतः 2 मीटर से अधिक की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, क्योंकि आंख द्वारा अपवर्तित प्रकाश रेटिना के पहले ही वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है। और निकट दृष्टि दोष से दूर करने के लिए अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो सही उत्तर है, कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए या जो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, उत्तल दर्पण जो होता है इससे दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाता है, ज़्यादा क्षेत्र को ये देखने के काम आता है, इसलिए छोटे दर्पण में अधिक दूर तक का प्रतिबिंब दिखाई देता है। वाहनों में पीछे के यातायात को देखने के लिए या रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कई साथी हमारे अवतल दर्पण लगाते हैं या उत्तल लेंस लगा देते हैं। तो साइड मिरर के रूप में दोस्तों, ये जो साइड मिरर है, ये कार है, यहाँ साइड मिरर, ये ड्राइविंग सीट है, तो यहाँ पे ये जो दर्पण है ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है? आपको बताना है। जल में जो वायु का बुलबुला है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। जल का बुलबुला एक गोलाकार संरचना है जिसके भीतर वायु और बाहर जल होता है। जल और वायु का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण जब प्रकाश जल से वायु यानी बुलबुले के भीतर प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर, और जब वायु से पुनः जल में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इस प्रकार यह एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो याद रखिएगा, जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के रंगों को अलग करने की विधि क्या है? तो उत्तर है प्रिज्म से। दोस्तों, प्रिज्म से प्रकाश के रंगों को अलग किया जा सकता है। दोस्तों, दृश्य प्रकाश 7 रंगों का समूह है जिसको सामूहिक रूप से श्वेत रंग का प्रकाश कहते हैं। और प्रिज्म, दोस्तों प्रिज्म जो होता है ये 7 रंगों का विक्षेपण कर देता है, और इसमें बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल 7 रंगों में दोस्तों प्रिज्म में कोई प्रकाश जब डाला जाता है तो वो बाहर निकलते समय 7 रंग में विभाजित हो जाता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ पर देखिए, व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को स्पष्टता दूर देख सकता है, सही है। लेंस का अभ्यंतर अधिक होता है, सही है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ये भी सही है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दूर दृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं जबकि निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, क्योंकि आंख द्वारा अपवर्तित प्रकाश रेटिना के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसारी विश्व या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की संकल्पना किस पर आधारित है? तो इसमें ऑप्शन नहीं बताएंगे, आप जानते भी होंगे, डॉपलर प्रभाव पर। दोस्तों, प्रसारी विश्व या जो ब्रह्मांड के एक्सपेंडिंग होने का जो कॉन्सेप्ट है वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाशगंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन या रेड शिफ्ट ये दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रही हैं, यानी हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो याद रखिएगा, प्रकाश तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश तरंगे जो कि दृश्य प्रकाश होता है ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है, और प्रकाश तरंगे वे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो द्रव्यमान विहीन और ऊर्जा युक्त कणों की धारा के रूप में संचारित होती हैं। दोस्तों, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 400 से 700 नैनोमीटर होता है। एंगस्ट्राम में 4000 से 7000 एंगस्ट्राम जो है दृश्य प्रकाश की सीमा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है जब कोई पदार्थ देखिए गर्म हो जाए, सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, इलेक्ट्रॉन उससे टकराएं या विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगे। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है। प्रकाश विद्युत प्रभाव तब कहलाता है जब कोई पदार्थ जो है किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें आदि के संपर्क में आता है, तो वो पदार्थ उस विकिरण से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न, और दोस्तों इस जो आज का सेट है इसका आखिरी प्रश्न है कि एक इंडोस्कोप
होता है? एक इंडोस्कोप जो है ये होता है क्या, आपको बताना है। ऑप्शन है संकीर्ण दूरदर्शी, कैमरे का प्रकार, सरल सूक्ष्मदर्शी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी सही है। दोस्तों इंडोस्कोप एक चिकित्सकीय उपकरण या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें एक लंबी पतली और लचीली नलिका होती है जिससे एक प्रकाश स्रोत तथा एक वीडियो कैमरा जुड़ा हुआ होता है। चिकित्सक इस यंत्र का उपयोग मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। इसे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक आदि मार्गों से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भौतिक विज्ञान में आपने प्रकाश अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।